फवाद की तरक्की की खुशी में महविश ने अपने मेके वालों को दावत पर बुलाया। सब लोग खाना खा रहे थे कि अचानक फवाद के गरीब बहन माहीन फटे पुराने कपड़ों में वहां आ गई। महविश ने आधा खाना अपने मेके के लिए पैक कर दिया। फवाद जब बावर्ची खाने में गया तो माहीन अपने बच्चों के लिए बचा हुआ सालन एक थैले में डाल रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। फवाद के दिल में गुस्से की एक लहर दौड़ गई। उसे अपनी बीवी पर शदीद गुस्सा आया। उसने दिल में तय किया कि कल वो माहीन के घर जाएगा और उसे कुछ पैसे देकर मदद करेगा। अगले दिन जब फवाद माहीन के घर पहुंचा तो दरवाज़ा खुलते ही वो चौंक गया। शाम का वक्त था। सफ़र की थकन माहीन के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। जैसे ही दरवाज़ा खुला सामने का मंजर देखकर उसके कदमों तले ज़मीन निकल गई। माहीन कालीन पर बैठी महविश की बेटी निमरा के सर में तेल लगाकर मालिश कर रही थी। निमरा आधी नींद में बैठी थी, आंखें बंद थी। फवाद ने हैरत से पूछा, बाजी आप यहाँ? माहीन ने मुस्कुराहट के साथ कहा, निमरा के सर में दर्द था, सोचा ज़रा दबा दूँ। कोई बात नहीं। फवाद खामोश हो गया। कुछ लम्हे वो दोनों को देखता रहा, फिर अपना बैग अंदर रखकर कमरे में चला गया। माहीन ने निमरा के सर की मालिश मुकम्मल की, फिर आहिस्ता से उठी, बावर्ची खाने में गई, चाय बनाई, कप निकाली, चीनी कम डाली जैसे उसे फवाद की आदत मालूम हो। चाय बनाते हुए उसने बावर्ची खाना साफ़ किया, बर्तन तरतीब से रखे और फ्रिज में रखी सालन दोबारा गर्म कर दी। जब फवाद बाहर आकर बैठा तो माहीन चाय लेकर आई और खामोशी से सामने रख दी। लो तुम्हारी पसंद की चाय। फवाद ने चाय उठाई। माहीन ने झाड़ू रखा, फर्श पर नज़र डाली, एक जगह कपड़े से धूल साफ की। निमरा अब भी खामोश बैठी थी, थोड़ा सुकून पा चुकी थी। माहीन ने कहा, निमरा अब तुम लेट जाओ, मैं सफाई पूरी करके निकलती हूँ। फवाद ने हैरत से पूछा, बाजी आपने सफाई भी की है? माहीन ने हंसते हुए बात टाल दी, अरे कुछ खास नहीं, वैसे ही। कुछ देर बाद उसने अपने ऊपर से पुरानी चादर निकाली जो कई जगह से मरम्मत शुदा थी। वही औड़ी और आंगन की तरफ बढ़ते हुए बोली, अब मैं चलती हूँ, अंधेरा हो रहा है। फवाद कुछ कहना चाहता था मगर महविश ने चुपचाप उसे देखा जैसे दिल में कुछ छुपा हो। माहीन दरवाजे से बाहर जाते हुए बोली, कल सुबह आ जाऊंगी, बच्चों को नाश्ता करवा दूंगी ताकि तुम्हें दफ्तर के लिए देर ना हो। महविश ने बिना कुछ कहे सर हिला दिया। फवाद बस दरवाजे का करीब खड़ा रह गया। वो कुछ कहना चाहता था मगर वक्त नहीं मिला। रात के खाने पर महविश खामोशी से खाना खा रही थी। बच्चे शोर मचा रहे थे मगर बार बार डांट देती, चुप करो, आराम से खाओ। फवाद बच्चों की तरफदारी करते हुए बोला, छोड़ो भी बच्चे हैं, खेलने दो। महविश ने तनज़ भरा जवाब दिया, हाँ सब कुछ तुम्हारी बहन को ही अच्छा लगता है, बच्चों का शोर भी और बिखरे खिलौने भी। फवाद खामोश रहा, चुपचाप नवाला मुंह में डाल लिया। रात को जब वो कमरे में आया तो मोबाइल हाथ में लेकर बिस्तर पर बैठ गया। महविश बोली, आपने देखा आपकी बहन कैसे पूरे घर को अपनी जागीर समझती है, कभी सर दबा देती है, कभी सफाई कर देती है। फवाद ने थके लहजे में कहा, बस कर दो, वो दिल से करती है, कोई नौकर थोड़ी है। महविश कुछ ना बोली, बस करवट बदल कर सो गई। सुबह माहीन वक्त से पहले आ गई थी। उसके हाथ में आटे का पेड़ा था, दूध चूल्हे पर रखा, अंडे निकाले, बच्चों के लिए ब्रेड आमलेट बनाकर मेज़ पर सजा दिए। बच्चे खुशी से बोले, नाश्ता दे रही हैं। महविश ने कमरे से झांक कर देखा, फिर आहिस्ता से दरवाज़ा बंद कर लिया। फवाद जब दफ्तर के लिए तैयार हुआ तो माहीन ने उसके हाथ में टिफ़िन दिया, दाल चावल बनाए हैं, तुम्हें पसंद है ना? फवाद ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। माहीन बोली, महविश को मत जगाना, वो रात को देर से सोई थी, शायद थकी हुई लग रही थी। फवाद ने कहा, बाजी आप भी ज़रा आराम कर लिया करें, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। माहीन ने जवाब में कुछ ना कहा, बच्चों को प्यार किया और बर्तन धोने लगी। दोपहर में वो खामोशी से अपनी पुरानी चादर ओढ़े वापस अपने घर चली गई। उसका घर सिर्फ 3 कमरों का था। दरवाज़ा खटखटाया तो छोटा बेटा बोला, अम्मी भूख लगी है। माहीन ने मुस्कुरा कर कहा, चलो अभी कुछ बनाती हूँ। वो बावर्ची खाने में गई, चूल्हा बंद किया, बचा हुआ सालन गर्म किया। शाम को जब फवाद घर आया तो महविश दरवाजे पर मौजूद थी। बोली, आपकी बहन दोपहर में सब कुछ कर गई है, मैंने तो बस बच्चों को सुलाया। फवाद खामोशी से अंदर चला गया, बैठकर माजी में झांकने लगा। उसे याद आया जब माहीन ने अपनी शादी कुर्बान करके माँ बाप की खिदमत की थी, जब उसने अपने जेज की चीज़ें तक बेचकर उसे तालीम दिलवाई थी। महविश की आवाज़ आई, खाना लगा दूँ? फवाद ने आंखें बंद करके कहा, हाँ ले आओ। पर्दा हिला, दरवाज़ा बंद हुआ और दिन खामोशी में गुजर गया। अगली सुबह जब फवाद दफ्तर जाने की तैयारी कर रहा था तो दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर निकला तो देखा माहीन दूध का थैला हाथ में लिए खड़ी थी। बोली, तुम्हारा दूध वाला आज फिर नहीं आया था, मैं अपना लेते हुए तुम्हारे लिए भी ले आई।
फवाद ने थैला ले लिया मगर माहिन सीधी बावर्ची खाने में चली गई। दूध चढ़ाया और बर्तन समेटने लगी। महवश तब तक कमरे से नहीं निकली थी। फवाद नाश्ता किए बगैर दफ्तर चला गया, लेकिन रास्ते भर वो माहिन के चेहरे, उसकी पुरानी चादर और घिसी हुई चप्पलों के बारे में सोचता रहा। दोपहर को वापसी पर वो फल वाले के पास रुका, फिर फल खरीदे और सीधा माहिन के घर पहुंच गया। दरवाज़ा खुला था। अंदर दाखिल हुआ तो देखा माहिन कपड़े धो रही थी। सामने उसका छोटा बेटा बैठा था। घर की हालत देखकर फवाद के दिल पर बोझ सा आया। दीवारों का प्लास्टर जड़ रहा था, फर्श पर बिछा चटाई पुराना और फटा हुआ था और छत से पानी के निशान टपकने के थे। माहिन ने जैसे ही फवाद को देखा हाथ धोकर बाहर आई। अरे तुम सब खैर है ना? फवाद ने फलों का थैला आगे बढ़ाया। रास्ते से बच्चों के लिए लाया हूँ। माहिन ने शुक्रिया कहा और थैला ले लिया। तुम आए यही बहुत है इतनी गर्मी में, चलो कुछ ठंडा बना दूँ। फवाद ने नफ़ी में सारा लाया। माहिन बावर्ची खाने में गई, शरबत बनाया, साथ कुछ नमकीन बिस्कुट लाए। फवाद ने मुश्किल से 1-2 घूंट लिए। माहिन ने पूछा, महवश की तबीयत कैसी है? कल कुछ उदास लग रही थी। फवाद बोला, ठीक है, बस ज़रा थकी हुई थी। माहिन ने गहरी सांस ली। औरत को कभी कभी घर भी थका देता और रिश्ते भी। वापसी पर फवाद सीधा बाजार गया। एक दुकान से नई चादर खरीदी। महंगी थी मगर बहुत नरम और खूबसूरत। शाम को वो चादर माहिन के घर भिजवा दी। माहिन ने चादर हाथ में ली। एक लम्हे को आंखों में चमक आई मगर फ़ौरन बोली, ये क्यों? तुम लोगों का खर्च बढ़ जाएगा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी। फवाद ने बात बदल दी, बस ऐसे ही एक छोटा सा तोहफा। अगले दिन जब फवाद घर पहुंचा तो देखा माहिन फिर बावर्ची खाने में मसरूफ़ थी। महवश कमरे में बैठी मोबाइल देख रही थी। बच्चे आंगन में खेल रहे थे। फवाद सोफे पर बैठ गया। माहिन ने चाय लाई। महवश तनज से बोली, बाजी की चाय का मज़ा ही कुछ और है, शायद उनके हाथों की गर्मी है। फवाद ने कोई जवाब न दिया मगर माहिन की आंखें एक लम्हे के लिए नम हो गईं। वो पलटी और बर्तन धोने लगी। उस रात फवाद देर से कमरे में आया। महवश आधी नींद में थी। फवाद बोला, बाजी की ज़िंदगी तुमसे कहीं ज़्यादा मुश्किल है, मगर वो कभी शिकायत नहीं करती। महवश ने करवट बदली। मुश्किल अपनी जगह, मगर हर बात में दखल देना भी तो हद होती है। फवाद खामोश हो गया। अगली सुबह माहिन ने आकर दरवाज़ा खटखटाया मगर महवश ने दरवाज़ा नहीं खोला। बच्चे अंदर शोर मचाते रहे। माहिन कुछ देर खड़ी रही, फिर वापस चली गई। दोपहर को फवाद ने माहिन को फ़ोन किया, आज सुबह आई थी? माहिन ने कहा, हाँ, मगर शायद महवश सो रही थी, कल फिर आ जाऊंगी। उस रात फवाद ने महवश से साफ कहा, बाजी रोज़ आती हैं, तुम्हारा काम छीनने नहीं, बस बाई के लिए आती हैं। महवश ने खामोश रहना बेहतर समझा। अगले दिन माहिन ने घर में कदम रखा। महवश के पास जाकर बोली, महवश कल छुट्टी है, बच्चों के लिए नाश्ता में कुछ ख़ास बना दूं? महवश ने मुंह मोड़कर कहा, जैसा आप बेहतर समझे। शाम को जब फवाद दफ्तर से लौट रहा था तो अचानक घर से महवश की ऊंची आवाज़ सुनाई दी, तुम्हारे बेटे को किसी ने तमीज़ नहीं सिखाई? मेरे जहेज़ का पूरा डिनर सेट तोड़ दिया। 12 प्लेटों में से 8 चिकना चूर हो गए। तुम जानती हो उनकी कीमत? माहिन ने आहिस्ता से कहा, बच्चों से गलती हो जाती है, मैं पैसे दे दूंगी। महवश का लहजा तेज हो गया, आप देंगी? आप तो रोज़ पुरानी चादर ओढ़कर आती हैं, आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे? बेहतर है अपने बच्चों को संभाल लीजिए, घर है, कोई कुबाड़ खाना नहीं। फवाद ये सब सुनकर अंदर आया। महवश, ये क्या जुबान है तुम्हारी? महवश ने तेज़ी से पलटकर कहा, तो और क्या करूं, रोज़ आकर हुकूमत करती हैं, इनके बच्चे नुकसान करते हैं और मैं कुछ कहूं तो मैं ही बदतमीज़। फवाद का लहजा सख्त हो गया। बात करने का तरीका होता है, वो हमारी बड़ी बहन है, उस घर में मेहमान है। महवश ने तलखी से कहा, मेहमान तो कुछ दिनों के लिए आते हैं, ये तो उस घर की मुस्तकिल मुलाजमा बन गई हैं, हर चीज़ में दखल, हर मामले में राय। माहिन ने फ़ौरन कहा, बस करो, मैं जा रही हूँ। महवश हंसी, ज़रूर, ये तो आपका एहसान होगा। फवाद का गुस्सा बढ़ उठा। महवश, हद कर दी तुमने, हर वक्त कड़वी बातें, हर वक्त की शिकायतें। अगर मेरे घर में मेरी बहन भी सुकून से नहीं रह सकती तो मसला तुम हो। महवश ने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया और अपने कमरे में चली गई। बच्चे रोने लगे। फवाद ने इन्हें चुप करवाया। माहिन ने आंसू पूंछे, चादर सर पर रखी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। फवाद ने रोकना चाह रहा मगर वो बोली, मुझे जाने दो भाई, तुम्हारे घर में मेरा रहना महवश को पसंद नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों के दरमियान झगड़ा हो। फवाद ने पीछे से कहा, बाजी ऐसा मत कीजिए। माहिन ने बगैर मुड़े कहा, कल नहीं आऊँगी, बच्चों का ख्याल रखना, बस यही कहने आई थी। रात का खाना खामोशी से गुजरा। महवश ने कोई बात ना की, ना खाना खाया, बच्चों को खिलाकर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन वाकई माहिन नहीं आई। सुबह फवाद जल्दी जागा, बच्चों को नाश्ता करवाया, खुद चाय बनाई। महवश ने एक नज़र उस पर डाली मगर कुछ नहीं कहा। बच्चे हैरान थे, आज वो नहीं आई।
فواد نے کہا آرام کر رہی ہیں اس لیے نہیں آئیں۔ دفتر جانے سے پہلے وہ ماہین کے گھر گیا، دروازہ اندر سے بند تھا۔ دستک دی تو ماہین کا بیٹا آیا، امی سو رہی ہیں۔ فواد نے کہا انہیں کہنا بھائی آئے تھے، دوپہر میں دوبارہ آؤں گا، کچھ بات کرنی ہے۔ دوپہر میں جب وہ پھر گیا تو ماہین برتن دھو رہی تھی۔ فواد نے آہستہ سے کہا باجی ذرا سنیں۔ ماہین نے رخ مڑا، چہرے پر تھکن تھی، آنکھیں لال تھیں، شاید پوری رات نیند نہیں آئی تھی۔ فواد بولا میں معافی مانگنے آیا ہوں، مہوش کی باتیں بری تھیں مگر میں اس سے سمجھا نہیں سکا۔ ماہین نے کہا تمہیں معافی کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری زندگی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ فواد نے ضد کی آپ کا آنا ضروری ہے، بچے آپ کو چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں۔ ماہین نے دھیرے سے کہا پیار کی قیمت اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ روز ذلت سہنی پڑے۔ میں 2 دن بعد آؤں گی جب دل سنبھل جائے گا۔ فواد خاموش ہو گیا، وہ جانتا تھا ماہین کے دل میں دکھ ہے مگر وہ اسے لفظوں میں نہیں کہتی۔ 2 دن گزر گئے، گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی رہی۔ بچوں کے چہروں سے بھی وہ مسکراہٹ غائب تھی جو ہمیشہ ماہین کے آنے سے چمک اٹھتی تھی۔ مہوش خود بھی اندر سے بے چین تھی مگر انا نے زبان بند کر رکھی تھی۔ صبح جب فواد دفتر کے لیے تیار ہو رہا تھا تو اس نے آہستہ سے کہا فواد اگر تم چاہو تو میں ماہین باجی کے گھر جا سکتی ہوں، پوچھ لوں کیسی ہیں۔ فواد نے لمحے بار کو اسے دیکھا، پھر نرم لہجے میں کہا اگر واقعی دل سے جا رہی ہو تو ضرور جاؤ، انہیں خوشی ہوگی۔ مہوش خوشی سے تیار ہوئی اور دوپہر کو ماہین کے گھر پہنچی۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو ماہین کا چھوٹا بیٹا نکلا، امی سو رہی ہیں۔ مہوش نے کہا انہیں جگاؤ۔ ماہین نے دروازہ کھولا تو مہوش کو دیکھ کر چونک گئی۔ مہوش نے دھیرے سے کہا میں معافی مانگنے آئی ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ ماہین نے نظریں جھکا لیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس حالات تھے۔ مہوش نے قدم اندر رکھے، دیکھا کہ ماہین کے کمرے میں چھت ٹپکنے کے نشان، دیوار پر نمی اور ایک کونے میں رکھے چند برتن، بس اتنا ہی سامان تھا۔ مہوش کی آنکھیں نم ہو گئیں، بولی آپ اتنے برے حالات میں بھی مسکرا لیتی ہیں، کاش میں بھی اتنی مضبوط ہوتی۔ ماہین نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا زندگی نے سکھا دی ہے ہر زخم پر مرہم نہیں، صبر رکھنا بھی عبادت ہے۔ مہوش نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا، کل گھر آ جائیے، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ماہین نے ذرا تامل کے بعد سر ہلایا۔ اگلے دن صبح جب ماہین نے دروازے پر دستک دی تو نمرا سب سے پہلے دوڑ کر لپک گئی۔ ماہین پھپھو آ گئی۔ فواد مسکرا دیا۔ مہوش کچن سے نکلی اور ماہین کے ہاتھ سے دوپٹہ تھام کر بولی آئیے چائے بن چکی ہے، آپ کے بغیر ذائقہ ہی نہیں آتا تھا۔ ماہین کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی مگر اس نے ضبط سے مسکراہٹ چھپائی، سب بیٹھ گئے، فضا میں ایک سکون سا تھا۔ ماہین نے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھا، میری دعا ہے تم دونوں کا گھر ہمیشہ آباد رہے۔ فواد نے کہا یہ تبھی ممکن ہے جب آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ ماہین نے ہنستے ہوئے کہا میں ساتھ ہوں دل سے، اب روز آؤں گی مگر کام کم کیا کروں گی ورنہ مہوش پھر ناراض ہوگی۔ سب کے چہروں پر ہنسی پھیل گئی مگر وہ لمحہ جو ماہین کے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہوگا وہ مہوش کی وہ جھکی ہوئی آنکھیں تھیں جن میں اس روز غرور نہیں ندامت تھی۔ وقت گزر گیا، ماہین اب بھی روز صبح آتی مگر وہ پہلے والی خدمت گزار باجی نہیں رہی تھی، اب وہ گھر کی برکت بن گئی تھی۔ مہوش نے بھی بدلنا شروع کیا، وہ خود ماہین کے بچوں کے لیے کپڑے سیتی، کبھی کھانا بیچتی اور کبھی انہیں سیر پر لے جاتی۔ ایک دن شام کو جب فواد دفتر سے آیا تو اس نے ماہین کو مہوش کے ساتھ ہنستے ہوئے دیکھا۔ مہوش نے اس کے سامنے چائے رکھی اور کہا کبھی کبھی ہمیں رشتوں کی قیمت تب سمجھ آتی ہے جب ہم انہیں کھونے لگتے ہیں۔ فواد نے جواب دیا رشتے دل سے بنتے ہیں، دولت یا غرور سے نہیں۔ ماہین نے مسکرا کر کہا اللہ خوش رکھے تم دونوں کو، بس اب ایک دعا ہے، ایک دن تمہاری بیٹی بھی کسی کے گھر ایسے ہی روشنی لے کر جائے جیسے میں تمہارے گھر آئی تھی۔ سب ہنس دیے مگر فواد کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ دل کے اندر کہیں اس نے سوچا شاید بہن کا رتبہ اس لیے اتنا بلند ہے کہ وہ ہمیشہ قربانی دے کر بھی مسکرا دیتی ہے۔ رات کو جب سب سو گئے تو مہوش نے آہستہ سے کہا فواد اگر تم مان جاؤ تو میں چاہتی ہوں ماہین باجی کے گھر چھت بنوا دیں، بارش میں پانی ٹپکتا ہے۔ فواد نے حیرت سے دیکھا، پھر مسکرا کر بولا یہی تو میں کل سے سوچ رہا تھا۔ اگلے ہفتے دونوں نے مل کر ماہین کے گھر کی مرمت شروع کروا دی۔ ماہین نے کئی بار روکا اتنا خرچ مت کرو، میرے لیے اتنا کافی ہے کہ تم دونوں خوش ہو، مگر فواد نے کہا ہماری خوشی آپ سے ہی تو جڑی ہے۔ چند دنوں میں چھت بن گئی، دیواروں پر نیا پلستر چڑھ گیا، ماہین کے بچے خوشی سے کھیلنے لگے۔ مہوش ان کے لیے کھلونے لائی اور جب وہ سب کھیل رہے تھے تو ماہین کے چہرے پر وہ سکون تھا جو برسوں بعد لوٹا تھا۔ رات کو وہ سجدے میں گری اور آہستہ سے دعا مانگی یا اللہ میرے بھائی اور اس کی بیوی کو ہمیشہ سلامت رکھنا، ان کے دلوں میں کبھی دوری نہ آئے۔ کہانی ختم ہوتی ہے مگر پیغام چھوڑ جاتی ہے،
رشتہ اگر بہن کا ہو تو ماں کی طرح خود کو قربان کرتی ہے، اور اگر بیوی میں احساس جاگ جائے تو گھر جنت بن جاتا ہے۔